हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के इस क्लास में एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। लास्टली हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में हमने जाना था, क्यों हमारा फोकस गया इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, इस बारे में भी जाना एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी ऑल्सो स्टडीड। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। जब मैं आपको सिलेबस जिस वीडियो में हमने सिलेबस पे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो मेनली दो स्ट्रीम में डिवाइडेड है। एक आपका एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और एक आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेनली आप तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड कौटिल्य के बारे में। वेरेज मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी मॉडर्न थिंकर्स आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, सर सैयद अहमद खान है, श्री अरबिंदो है, M.N. रॉय हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ से ना बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करी है जिसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 2014 से लेकर के 2024 तक, 2014 टू 2024 के जो PYQs हैं टॉपिक वाइज, वो मैंने आपको कवर कराए हैं। तो उस वीडियो को भी एक बार आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन्हीं लेक्चर्स के साथ में हम 30 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। तो कल हमने जाना था दैट ब्रॉडली देयर आर टू स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दो स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन सी? एक एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है जिसको हम AIPT बोलेंगे, और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है जिसको MIPT बोलेंगे। तो पहले हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे। सो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है क्या? देखो, ये इंडियंस ने खुद ने डेवलप करा था और ये उनके एक्सपीरियंस, उनके कल्चर, उनके कंडीशन से आता है। मतलब एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो अप्रोक्सीमेटली आपका 4th-5th सेंचुरी से पहले आपका जो डेवलप हो चुका है, उसको हम कहेंगे। अब मुद्दा ये था एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत कैसे होती है। देखो, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ब्रिटिशर्स, when Britishers came to India, they started questioning us, they started questioning our identity, our existence. They said you don't know how to rule yourself. उन्होंने कहा हमें रूल करने का तरीका नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ढंग से काम कभी करा ही नहीं। हमारे यहाँ हमेशा से फॉरेनर्स आकर के रूल कर रहे थे। इस बात को काउंटर करने के लिए जो हमारे लीडर्स थे, उन लीडर्स ने हमारे थोड़े से हिस्ट्री को देखना शुरू किया, और तब उनको पता चला कि हमारे यहाँ इतना रिच जो सिस्टम है, इतना रिच इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो वहाँ से एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत होती है। मतलब हमने इसको पढ़ा मॉडर्न टाइम में, एग्जिस्ट ये पहले कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर फोकस, स्कॉलर्स का ध्यान जो है वो मॉडर्न टाइम पे गया है। तो इट इज़ वेरी रिच बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हाउ इंडियन सोसाइटी लिव्ड, गवर्न एंड मेंटेन्ड ऑर्डर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करोगे तो आपको पता है कि गवर्नेंस के मामले में, सोसाइटी के मामले में, आर्ट एंड कल्चर के मामले में, ट्रेड के मामले में रिच कल्चर हमारी एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस चीज़ को सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बिना अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम के नहीं हो सकती। दैट मीन्स हमारा पॉलिटिकल थॉट, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा था, और इसी चीज़ को हम आगे जाकर के प्रूव भी करते हैं। तो ये जो देखो, वैसे इसको मैं बता रही हूँ, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये स्टार्ट होता है इंडियन रेनेसो वाले टाइम पे। इंडियन रेनेसो कब आता है? अर्ली 1800 से लेकर के फिर आपका 1920th सेंचुरी तक, यानी जब से हमने इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट करा, जब से लोगों को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश रूल हमारे भले के लिए नहीं है, यहाँ से हमें प्रॉब्लम होगी। तो फिर जब हमने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पे फोकस करना स्टार्ट करा, जब से हमने एजुकेशन लेकर के फिर हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को सीखा, और फिर हमने ये भी रियलाइज करा कि वेस्टर्नर हमें जो सिखा रहे हैं वो हमारे पूर्वज हमसे बेहतर जानते थे। तो मॉडर्न थिंकर्स ने क्या करा, बेसिकली एंशिएंट टाइम्स के जो पुराने आइडियाज़ थे उनको कंबाइन करने की कोशिश करी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे उन्होंने फोकस करा, और वेस्ट के जो नए आइडियाज़ थे जैसे साइंस, प्रोग्रेस, नेशनलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीज़ों पर भी फोकस करा, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये आइडियाज़ हमारे यहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे। और ये वेस्टर्न आइडियाज़ आए कैसे? बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, एंड इंग्लिश एजुकेशन की वजह से लोगों ने थोड़ा सा मतलब वेस्ट के जो लिटरेचर थे उसको पढ़ना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे उन आइडियाज़ से इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग भी इन्फ्लुएंस होने लगती है। तो ये तो था मॉडर्न का
किस तरीके से मॉडर्न से फिर हम एंशियंट की तरफ जाते हैं। अब हम बात करेंगे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मेन फीचर क्या है। तो पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करो, आप इंडियन कल्चर की बात करो, चाहे आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करो, चाहे इंडियन सोसाइटी की बात करो, हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड दैट इज द कॉन्टिन्यूटी। कहीं पर भी हिस्ट्री में ब्रेक नहीं आता है, कॉन्टिन्यूटी है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ द अर्लियर राइटर बाय द लेट पॉलिटिकल थिंकर्स। देन लेट पॉलिटिकल थिंकर्स मतलब जो थिंकर्स एक तरीके से आपको नजर आएगा कि हमने चाहे जो चीज पहले बोली हो चाहे हमने बाद में बोली, कॉन्टिन्यूटी है। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ही अलग जा रहा है, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट कुछ अलग ही बात कह रहा है। नहीं, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो कुछ मेंशन था, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने वेस्टर्न एजुकेशन और एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को मिक्स करके जो परफेक्ट हो सकता था, जो बेस्ट हो सकता था हमारी सोसाइटी के लिए, उसको अडॉप्ट करा। दूसरी चीज, एंशियंट पॉलिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए रिलीजन, एथिक्स और मोरल वैल्यूज, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो रिलीजन, एथिक्स, सोशल वैल्यूज या वैल्यूज एंड पॉलिटिक्स, ये इतने इंटीग्रेटेड है कि इनको सेपरेट करके पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो रिलीजन, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज जो हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ एंशियंट पॉलिटिकल थिंकिंग। इट वाज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल बाय नेचर। रियलिस्ट कैसे था? क्योंकि इसमें ना प्रैक्टिकली आप क्या कर पाओगे उस पर फोकस किया गया था। ऐसा आसमान की बातें नहीं करी गई थी, बहुत फिलोसॉफिकल चीजें नहीं बताई गई थी, प्रैक्टिकल चीजें बताई गई थी। सो इट कंसिस्टेड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज विच वर वर्डली एंड बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ द पास्ट। यानी कि ऐसे पॉलिसीज थी जिनको आप रियल में प्रैक्टिस कर पाते थे। AIPT जो है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वो स्टैटिक भी है और कंजर्वेटिव भी है, क्योंकि उसका मेन फोकस था वो क्या था, सोसाइटी में ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हालांकि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे हम इस चीज को आगे भी डिस्कस करेंगे। देन पॉलिटिक्स वॉज क्लोजली रिलेटेड विद अदर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पॉलिटिक्स को एक सेपरेट या एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के तौर पे कहीं नहीं ट्रीट करा गया। आप नोटिस करेंगे ना, इंडिया में हमारे यहाँ लिटरेचर की कोई कमी नहीं है, आपको हर लैंग्वेज में इतना भर भर के लिटरेचर मिलेगा ना। संस्कृत लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास, आप तमिल में देखिए संगम टेक्स्ट, वेदास देखिए संस्कृत टेक्स्ट, इवन आपको बाकी जो लोकल लैंग्वेज है उनमें भी इतने अच्छा रिच लिटरेचर मिलता है। लेकिन दो चीजें आप नोटिस करोगे लिटरेचर में, एक तो हमारे यहाँ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड लिटरेचर नहीं है। डेडिकेटेड बता रही हूँ मैं, जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी जाती है मॉडर्न टाइम में, इस तरीके से लिखा गया टेक्स्ट बुक बहुत कम है। जैसे एक राज तरंगिणी है जो कश्मीर की हिस्ट्री पे लिखी गई है, इसके अलावा बहुत रेयर आपको मिलेगा। और दूसरा सेपरेटली, बिल्कुल सेपरेटली सिर्फ पॉलिटिक्स पे डील करने के लिए कोई टेक्स्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हम अर्थशास्त्र पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर हम मान लीजिए नीति सार की बात करते हैं, विदुर नीति की बात करते हैं, या कुमांडक नीति सार की बात करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं एथिक्स, रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स को मिला करके बात करी गई है, राइट। तो इनको सेपरेट नहीं करा गया, ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब पॉलिटिक्स इतना इंटीग्रेटेड है कि बाकी सारी चीजों को अवॉइड करके आप पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाओगे। अगर समझने की कोशिश करोगे तो क्रिटिसाइज ही करोगे अननेसेसरली, जो कि जस्टिफाइड नहीं होगा। सो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके इग्नू के मटेरियल में और डिटेल में दी हुई है। आप पढ़ना चाहें तो पॉलिटिकल साइंस का इग्नू का मटेरियल जो आप फॉलो कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पहला, जो पॉलिटिकल लाइफ है वो धर्म के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लास्टली मैंने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या होता है, राइटियसनेस, सही, कर्तव्य, कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये धर्म है। राजा का धर्म ये होता है कि वो प्रजा के सुख में ही खुश रहता है। तो धर्म का कॉन्सेप्ट जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं उसको दूसरे शब्दों में कि हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो वैल्यू लोडेड है। हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वैल्यू लोडेड है, यानी हमने जो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटीज थी उनके ऊपर पहले से ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राथमिकता दी गई, वी गिव द प्रायोरिटी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स। उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, कैसा होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्या करना है। एक लीडर का, एक नेता का या एक राजा का गुण क्या है, उसकी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगी कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली अगर अच्छा इंसान होगा तो अच्छे काम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके एक्शन को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके कर्तव्य को, उसको धर्म को, उसकी ड्यूटी को प्राथमिकता जो है वो दी गई थी। सो वी हैड
इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स, हमारे आज भी एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकिंग में एथिक्स का इन्फ्लुएंस आपको आज भी मिलेगा। एथिक्स मतलब राइट और रॉन्ग का नोशन है। आप जब हम कौटिल्य पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने बहुत क्लियरली बताया है कि राजा जो है, राजा का फर्ज बनता है कि वो प्रजा के सुख में ही सुखी रहे। दूसरा वो कहता है कि अगर एक ऐसा राजा है जो अपने फायदे के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कौटिल्य यहाँ तक कहते हैं कि उस राजा को जो है वो गद्दी से, जो शासन पे बैठा है ना, जिस सिंहासन पे बैठा है, वो वहां से खींच के और उसको पागल कुत्ते की तरह मारा जाए। इस तरीके की जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो अपने लीडर के लिए कि आपको जिम्मेदारी जो है वो जनता के लिए दी गई है, आप अपने लिए उस चीज को यूज नहीं कर सकते। मॉडर्न डे में डेमोक्रेसी और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। हमारे यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो किंग था, वो अनलिमिटेड पावर के साथ नहीं था, उनको हमेशा पावर दी गई, लेकिन पावर के साथ में एक रिस्ट्रिक्शन दी गई, यू हैव टू अबाइड द धर्म, यू हैव टू फॉलो योर धर्म, आप अपने कर्तव्य के हिसाब से काम करें। देन हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिटिक्स पे उसका इन्फ्लुएंस नजर आता है। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ही देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो है वो काफी प्रोमिनेंट थी। वर्ण व्यवस्था का ही आगे जाकर के जो आप कह सकते हैं एक मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज कास्ट। हालांकि कास्ट के ओरिजिन को लेकर के बहुत डिबेट है, और ये हम मनुस्मृति एंड जब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये कहा गया कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कास्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे नॉर्मली माना गया है ना कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय टू रूल, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन का जो काम है वो क्षत्रिय को दिया गया। एजुकेशन का और समाज को गाइडेंस देने का काम ये ब्राह्मण्स को दिया गया। ये वर्ण व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम जो है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, कास्ट सिस्टम अलग है, जाति व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था इंसान के काम के हिसाब से तय होती है, ठीक है, लेकिन कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे नजर आता है। तो ये 4 वर्ण होते हैं, हम सबको पता है कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड देन शूद्र। तो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो इन तीनों वर्ण की पार्टनरशिप थी। कैसे? देखो, अगर एक सोसाइटी में रूल को एस्टैब्लिश करना है तो आपको इंटेलेक्चुअल लोगों का भी साथ लेना पड़ेगा, चाहिएगा। आपके पास सोल्जर्स भी होने चाहिए जो लड़ाई वगैरह कर सकें, जो प्रोटेक्शन, मतलब ब्रेवरी वाला काम, ब्रेवरी तो कहना गलत होगा, मतलब जो भाई मार काट वाला काम कर सके, सीधी सी बात है, जो वॉर में जा सके। एंड वी ऑल्सो नीड मनी, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नीड सर्विसेज, यू नीड समवन टू, जब आप युद्ध में जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई चाहिए ना जो घर के काम कर सके, जो आपके काम निपटा सके। तो फिर वो कौन करेगा? इसके लिए फिर क्या करा, समाज में पूरी वर्ण व्यवस्था तैयार करेगी। लेकिन इग्नू का जो मटेरियल है वो ये कहता है कि आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप है। ये जो अपर 3 वर्णास है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी पार्टनरशिप है, क्योंकि इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। शूद्र के पास रिसोर्सेज नहीं है, और जिनके पास रिसोर्सेज हैं उन वही लोग मेनली रूल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन कहा गया कि एंशिएंट टाइम पे मोनार्की वाज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉर्मल फॉर्म कहा गया, बट मोनार्की के अलावा आपको रिपब्लिक फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। आपको रिपब्लिक फॉर्म भी देखने को मिलेगी, कई जगह ओलिगार्की भी एग्जिस्ट करती है। रिपब्लिक, जैसे हम भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में पढ़ते तो ये जिस क्लैन से आते थे, तो वहां पर क्या था, एक तरीके से एक ही राजा का रूल नहीं था, एरिया वाइज जो है वो अलग अलग राजा थे, यानी रिपब्लिक सिस्टम भी आप कह सकते हो, या फिर वो जॉइंट रूल वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता था। गवर्नमेंट वॉज नॉट सोवेरियन। अभी मैंने कौटिल्य का एग्जाम्पल दिया ना, दैट किंग इज नॉट गोइंग टू हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी। किंग को जवाब देना पड़ेगा किसको? जनता को। अगर किंग अपनी पावर का गलत यूज करता है, जनता को नुकसान पहुंचाता है, तो ही शुड बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग। दिस आर द स्टेटमेंट ऑफ कौटिल्य। देन रोल ऑफ काइंड एंड सब्सिक्वेंट जुडिशियल सिस्टम। देखो, जुडिशियल सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग पर भी आता है। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी का जो, हमारे यहाँ जो जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी न्याय, या मैं ये कह सकती हूँ न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि ये न्याय होना चाहिए। तो हम डेवलपमेंट फेज की बात करेंगे अब। अभी तक हमने जो पढ़ा वो फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी। अब हम बात करेंगे कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत होती कहाँ से। तो डेवलपमेंट क्या है, फेजेस, डिफरेंट फेजेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो ओल्डेस्ट लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद संहिता वैदिक लिटरेचर है ये, और वहाँ से हमें पॉलिटिकल थिंकिंग के ट्रेसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन वैदिक लिटरेचर के अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कंट्रीब्यूट करा है।
हालांकि मोस्ट ऑफ राइटिंग जो है वो पेरिश हो चुकी है, मतलब धीरे धीरे वो चीज़ गायब हो चुकी है। अभी हमारे पास बहुत कम डेटा अवेलेबल है। जैसे कौटिल्य ने अपनी बुक में अर्थशास्त्र के अंदर अपने से पहले 13 ऑथर्स और 4 डिफरेंट स्कूल्स के बारे में जिक्र करा था। 4 डिफरेंट थॉट्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट, डिफरेंट स्कूल्स एंड 13 ऑथर्स के बारे में जिक्र करा था। और जब हम किसी पर्सन को अपनी बुक में कोट करते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ पहले हमसे एग्जिस्ट कर चुकी है, हमसे पहले वो चीज़ एग्जिस्ट कर सकी है। सो ऑल दीज आर द प्रूफ दैट देयर वर लिटरेचर अवेलेबल ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट इवन बिफोर कौटिल्य। बट हमारे पास अभी जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अवेलेबल है। इवन कौटिल्यन अर्थशास्त्र जो है वो भी हमें बहुत बाद में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमें मिलना स्टार्ट हुआ था। मद्रास की एक लाइब्रेरी से हमें इसकी जो आप क्या बोलते हो उसको मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मिलनी स्टार्ट हुई थी। 2 पार्ट में हमें मिलती है। इन टोटल 15 बुक हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे कौटिल्य ने जिक्र किया हुआ है। तो वी कैन से दैट एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सिस्टमैटिक स्टडी वो कौटिल्य के साथ शुरू हुई है। और मनु जो है वो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। देखो, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो मे बी आपको ये चीज समझने में दिक्कत आए, तो आई एडवाइज यू कि एक बार एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू, ज्यादा नहीं आपको तो फिर भी टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए, टाइमलाइन के बारे में कि ये चीज पहले, ये स्कॉलर पहले। अब जैसे मान लिया अगर यही नहीं पता मौर्यन एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर का, तो फिर हम रिलेट करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप अपने एंड पे ये काम जरूर कर लीजिएगा कि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हैं। देन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज में हमारे पास वेद हैं, धर्मशास्त्र और स्मृतिज हैं, एपिक एंड पुराण है, अर्थशास्त्र है, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर अवेलेबल है, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस है, ग्रीक एंड चाइनीज अकाउंट्स हैं, एंड कुमांडक्या, नीतिसार और भी बहुत सारे नीति शास्त्र की जो बुक्स हैं वो हमें मिलती हैं जो हमें एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताती हैं। पर ये इसमें कुछ कमी भी है, जो आपका एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे जो राइटर्स हैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, वो स्कूल्स एंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। जैसे वैदिक थियोलॉजिकल स्कूल, स्कूल ऑफ सेक्रेड ट्रेडिशन, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट कैनन, अर्थशास्त्र एटसेट्रा। ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को अलग से ट्रीट करा गया है, मतलब कहीं पर भी उनका ये कह सकते हैं ब्लेंडिंग जो है वो हमें नज़र नहीं आती। तो कई बार ये होता है ना कि ये सारे जो जैसे बुद्धिस्ट थॉट प्रोसेस ने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करा, तो कई बार हमें लगता है कि स्कॉलर्स का खुद का कुछ नहीं था, स्कॉलर्स ने बस उनको पढ़ा और उनसे अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करा। तो दिस रिजल्टेड इन द लैक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग इन द ऑथर्स एंड समटाइम देयर आइडियाज वाज वेरी वेग, मतलब आइडियाज वर वेरी वेग, समटाइम एम्बिग्यूटीज हमें नजर आती है। दूसरा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, आप ऐसे फिट नहीं कर सकते कि पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, ऐसे आप सीरियस वाइज जो है उनको नहीं सेट कर पाओगे। एंड जो अलग अलग टर्म्स यूज करी हैं स्कॉलर्स ने, उसको लेकर के भी हमारे पास कोई कंसेंसस नहीं है। हम एक चीज पे एग्री नहीं करते कि हाँ स्कॉलर इस बात से यही कहना चाह रहे थे। जैसे दंड नीति, धर्म नीति, धर्म, राजनीति, समिति, सभा, इन सब को लेकर के अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट रखे हैं। तो एक जब हम ही इस बात पे एग्री नहीं कर रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका यही ठोस मीनिंग निकलता है। जब हम कौटिल्य के या हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हम स्कॉलर से एक साथ नहीं आ पा रहे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस बात का यही मीनिंग निकल रहा था। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट अल्टीमेटली क्रिटिसाइज सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं।